Finally, after so many DMs and comments, I have Oppo Reno 13 in my hands. That too in the absolutely stunning all new sky blue color, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन का रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है. बट सीन क्या है ना कि मेरे पास अभी जो रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी A56 लॉन्च हुआ है वो भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों इस फ़ोन को ऐसे ही छोड़ा जाए, एक बार रेफरेंस में लेके बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आज की तारीख में कौन कितना पानी में है. तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब Oppo Reno 13 को मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में लिया ना, एक्चुअल में इसकी इन हैंड फील बहुत ही प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रही है, क्योंकि बहुत स्लिम स्मार्टफोन है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैंडी है ये स्मार्टफोन. एक्चुअली में मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये स्मार्टफोन इस तरीके की इन हैंड फील प्रोवाइड करेगा. यहाँ पर देखो क्या है ना कि इसकी जो फ्रेमिंग है, यहाँ पर एरोस्पेस ग्रेड की एल्यूमिनियम यूज़ किया गया, वन पीस स्कल्प्टेड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो बैक साइड में बेसिकली जो ग्लास फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी है. फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है. 7.24 mm थिन है ये स्मार्टफोन. सैमसंग का क्या सीन है ना कि यहाँ पर भी देखो फ्रेमिंग एल्यूमिनियम की दी गई है, बट ये बिल्कुल फ्लैट वाला फील है बैक साइड में. तो अगर आप इसको बिना कवर के साथ यूज करते हो तो इसकी एजेस ना आपको थोड़ा हाथ में लग सकती है, जो कि इतना ज़्यादा प्रीमियम वाली फील नहीं करवा पाती है. ऊपर से इसके लुक्स भी थोड़े बोरिंग तो है, नो डाउट. यहाँ पर ऑल्दो ये स्मार्टफोन जो है वो फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि कहीं ना कहीं बेटर है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें IP67 की रेटिंग है और यहाँ पर Oppo Reno 13 में IP68 69 की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी. तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर हो जाता है. देखो फ्रेमिंग ज़्यादा बेटर है, जिस तरह की इसकी लुक एंड फील है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है. ओवरऑल दिखने में भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो मेरा प्रेफरेंस है वो Oppo Reno 13 की तरफ जाता है, हैंड्स डाउन. खैर लुक्स वगैरह तो एक बार को फिर भी सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन डिस्प्ले स्पीकर एक ऐसा पार्ट है जहां पर लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि कौन ज़्यादा बेटर है कौन नहीं. बहुत ह्यूज डिफरेंस तो नहीं बोला जाएगा, बट स्टिल छोटा 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 डिफरेंस है दोनों फोन में. पहले मैं आपको बता देती हूँ, Oppo Reno 13 में 6.59 इंचेस का 1.5 के रिजोल्यूशन बेस्ड आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा. दोनों में फ्लैट डिस्प्ले, ठीक है. लेकिन बेजल्स के मामले में आप देखोगे कि Reno 13 में थोड़े ज़्यादा स्लिम बेजल्स है. इधर ज़्यादा बेटर स्क्रीन रिजोल्यूशन दे रखा है, क्योंकि सैमसंग में ना आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा. 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उधर भी है. दोनों फोन की डिस्प्ले में ना आप यूट्यूब हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, HDR में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, तो वहां पर अच्छा है. आउटडोर में दोनों फोन अच्छे खासे ब्राइट रहते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई है. स्पीकर्स की अगर बात करें तो वैसे तो सैमसंग ने यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और Reno 13 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे. जो लाउडनेस है ना, जो बेस है, वो ज्यादा बेटर Oppo Reno 13 में देखने को मिलता है. सैमसंग के जो स्पीकर्स है वो थोड़े बैलेंस्ड काइंड ऑफ कैटेगरी में आते हैं. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो गई, आपको इस तरह के पसंद आएंगे. बट ओवरऑल जैसे स्क्रीन रिजोल्यूशन हो गया या फिर जो PWM डिमिंग हो गई या फिर बेजल्स वगैरह की बात कर लो, तो वहां पर कहीं ना कहीं Reno 13 थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगता है. खैर इन सब के अलावा अभी मैं करने जा रही हूँ दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन, और ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हो सकता है इससे आपका डिसीजन जो अभी तक बन रहा था वो थोड़ा हैम्पर भी हो जाए यहाँ पर, ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना. यहाँ पर Reno में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस देखने को मिल रहा है विद OIS. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस दिया हुआ है. फ्रंट में है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा. सैमसंग में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है विद OIS. 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है. फ्रंट में दिया हुआ है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा. दोनों फोन में टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट जो है उन्हीं के साथ जो मैंने फोटोज लिए हैं यहाँ पर कंपैरिजन वाले, डे टाइम पर मैं आपको बोलूँगी दोनों फोन में अच्छा खासा मतलब डिफरेंस है कलर साइंस के हिसाब से, तो ठीक है, जो कि होना बनता भी. अलग अलग ब्रांड के फ़ोन है, अपनी अलग अलग इमेज प्रोसेसिंग है दोनों की ही. तो कलर साइंस आपको कौन सी पसंद आ रही है पहले तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. मेरे अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा आई प्लीजिंग फोटोज ना यहाँ पर ओप्पो की लग रही है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में जब फोटोज कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर दोनों फोन अच्छे डिटेल्स और एक्सपोजर बैलेंस करते हैं. तो कुछ जगह पर फोटोज आपको लगेगी ओप्पो की बेटर है, तो कुछ जगह पर आपको लगेगा कि नहीं यार सैमसंग ने भी काफ़ी अच्छे फोटोज कैप्चर किए. लेकिन वाइड एंगल में मैंने जितने भी फोटोज कैप्चर किए ना, मुझे ओप्पो ज़्यादा बेटर लगा है, जबकि इधर 8 मेगापिक्सल का है और सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का. अगर फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें ना, तो देखो मेगापिक्सल्स में तो ह्यूज डिफरेंस है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों फोन से काफ़ी अच्छे डिटेल्ड फोटोज आप फ्रंट से कैप्चर कर सकते हो. दोनों ने लाइट वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है यहाँ पर, तो मुझे ये पार्ट दोनों का अच्छा लग रहा है. अभी दोनों फोन के कैमराज में ना आपको AI फीचर्स मिलेंगे, तो अगर
अगर आपके फ़ोटोज़ में थोड़ी डिटेल्स वगैरह की कमी है तो उनको इन्हेंस कर सकते हो, रिफ्लेक्शंस को रिमूव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है उनको हटा सकते हो, अनब्लर कर सकते हो। तो वो सारे फीचर्स जो AI वाले फीचर्स है वो आपको दोनों फ़ोन के कैमरास में मिलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपकी वीडियोज़ बनाना प्रायोरिटी है तो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना एक बार। तो पहली बात तो ओप्पो में आप 4K 60 FPS में फ्रंट और रियर से शूट कर सकते हो। सैमसंग में 4K 30 FPS में आपको शूट करने का ऑप्शन मिलेगा फ्रंट और रियर में। अभी जब मैंने वीडियोस बनाया ना, ये रियर का वीडियो आप यहाँ पर देखो, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है लेकिन अच्छी है। ओप्पो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स लेता है तो हो सकता है किसी को काफ़ी आई प्लीजिंग ओप्पो लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं अपने हिसाब से एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो फिर आप सैमसंग को भी चूज़ कर सकते हो। उसमें मतलब मैं बोलूँगी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। फ्रंट में भी जो वीडियो मैंने लिया है ना वो काफ़ी हद तक एक जैसे टाइप के बन रहे हैं दोनों से, लेकिन स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पर देखो कि ओप्पो ने ज़्यादा बेटर बैलेंस किया है। हाँ, अभी आप बोलोगे कि नहीं अलग से स्टेबलाइजेशन ऑन भी कर सकते हैं सैमसंग के फ़ोन में, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ना फ्रेम बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, बिल्कुल आपके चेहरे पर आता है, तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ट्राइपॉड वगैरह खरीद के अगर आप व्लॉग्स बनाते हो स्पेशली, तो उस केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो ओप्पो में ना आप बुके में वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 30 FPS में, और 0.8x से लेकर 2x तक जूम कर सकते हो आप सेल्फी वीडियोस भी, ठीक है। तो व्लॉग्स वगैरह भी जब बनाओगे ना तो फ्रेम अच्छा खासा वाइड रहता है जो कि काफ़ी अपीलिंग लगता है एक्चुअली में दिखने में। और आप यहाँ पर मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ, शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाओ या फिर आप व्लॉग बनाओ, हर तरीके से बुके में वीडियो शूट करना ना मैं पर्सनली ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। मतलब सारा बैकग्राउंड का जो भी मैस है ना सब कुछ हाइड हो जाता है, ब्लर हो जाता है, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो अगर आपको नॉर्मल कैमरास चल जाएंगे, आप कोई कंटेंट क्रिएशन का सोच ही नहीं रहे हो, तब तो फिर आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लो। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बात है कि मुझे आगे चल के वीडियोज़ बनाने हैं या फिर प्रोफेशनली अगर मैं इस काम को लेना चाहता हूँ, तो मेरे को लगता है ओप्पो के कैमरास के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है बुके में जो ये वीडियोस बना के दे रहा है वो। अभी फ़ोन की परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो ओप्पो में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिया गया है जो कि 4nm पर बेस्ड है, LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना AI हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ोन में गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है और 90 FPS में आप इस फ़ोन में गेमिंग कर सकते हो, जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि ना ओप्पो ने यहाँ पर एक डेडिकेटेड सिग्नल बूस्ट X1 चिप यूज़ किया है, जिसकी वजह से वीक सिग्नल एरियाज़ में भी ना नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है इस फ़ोन के। A56 को अगर आप देखोगे तो इधर क्या दे रखा है कि Exynos 1580 चिपसेट दिया हुआ है, 4nm पर बेस्ड है ये भी। और यहाँ पर ना आपको गेमिंग 60 FPS में ऑप्शन मिलेगा, पहले ये भी नहीं था, एक्चुअली में अपडेट के थ्रू ही ये आया है। और गेमिंग की अगर बात करें ना तो सैमसंग का फ़ोन गेमिंग के लिए तो नहीं ऑप्टिमाइज्ड है। पहली बात तो बहुत अच्छे से, मतलब आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा गेमिंग के लिए इसको प्रीफर इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि इसके थर्मल्स भी इतने अच्छे से मैनेज नहीं है जितने अच्छे से ओप्पो के मैनेज्ड है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, दोनों फ़ोन के चिपसेट में एक्चुअली में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। आई मीन आप एंथुसियास्ट स्कोर से यार यहाँ पर देख लो, तो अगर आपको थोड़े हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं ना, मेरे को लगता है कि ओप्पो रेनो 13 ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह के बारे में बात करें तो सैमसंग A56 में आपको 6 ईयर्स के OS अपडेट्स मिलेंगे। ओप्पो रेनो 13 में आपको 3 ईयर्स के मेजर OS अपडेट एंड 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे दोनों फोन का UI स्मूथ है, AI फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे खासे दे रखे हैं, तो उनमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए ना तो शायद A56 आपकी चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मिंग स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आप गेमिंग करो तो कुछ स्ट्रगल ना हो, या फिर अगर आप थोड़े हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो और आपका फ़ोन अच्छा स्मूथ चलना चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग उस हिसाब से ओप्पो रेनो 13 शायद ज़्यादा सुटेबल डिवाइस रहेगा आपके लिए। अभी दोनों फ़ोन का बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट आप देखोगे ना तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। आई मीन पहली बात तो देखो, ये इतना स्लिम फ़ोन है फिर भी इसमें 5600 mAh की बैटरी है और 80 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। ये थिक स्मार्टफोन है लेकिन फिर भी इसमें 5000 mAh की बैटरी है। चार्जर भी बॉक्स के अंदर नहीं है वैसे, 45 वाट की चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। 80 वाट के चार्जर से रेनो मेरे को मतलब 52 मिनट्स में 0 to 100% मैंने इसको चार्ज कर लिया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने दोनों फ़ोन को 100% चार्ज करके मैंने करीबन 15% पे नोटिस किया था कि कितना बैकअप मुझे मिला है। तो सैमसंग ने मुझे 8 घंटे 15 मिनट का SOT निकाल के दिया और ओप्पो रेनो 13 ने मुझे 8 घंटे का SOT निकाल के दिया है। दोनों फ़ोन में मतलब आप लेके चलो कि 1.5 से लेके 2 दिन तक ये फ़ोन आपको बैकअप प्रोवाइड कर देंगे, बट स्टिल चार्जर बॉक्स में नहीं है ना, ये एक
ह्यूज कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, अलग से खर्चा फिर, ठीक है। तो वहाँ पर Oppo Reno 13 थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बाकी एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको वैसे पता तो है, लेकिन मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि Oppo ने बॉक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा केस भी देता है, फ्रंट में प्रोटेक्टिव लेयर भी लगा के इन्होंने दी हुई है, जबकि सैमसंग ना तो बैक के लिए कुछ बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ना फ्रंट के लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, ना ही चार्जर बॉक्स में। तो सोचो, मतलब अगर आप यहाँ पर प्राइसिंग देखोगे ना, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस प्राइस में तो मिल ही जाना चाहिए था। मतलब एक 10-15 हज़ार के फ़ोन होते हैं ना, वहाँ पर एक बार को मान भी लेके थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने की ब्रांड्स कोशिश करते हैं, लेकिन 40-42,000 की प्राइस में मतलब थोड़ा सा अनफेयर टाइप का मुझे लगता है। बट स्टिल, अभी अगर आपका कंसर्न ये है कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, तो देखो, पहली बात तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, आई नो, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि Oppo Reno 13 का 8 128GB वेरिएंट आता है 37,999 में, 8 256 आपको मिलेगा 39,999 में, और इसका 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। सैमसंग का मैंने प्राइस देखा है, सरप्राइजिंगली 8 128GB वेरिएंट परचेस करो या फिर 8 256 परचेस करो, दोनों का ही प्राइस 41,999 है। आई मीन कैसे पॉसिबल है, ये तो सैमसंग ही जानते हैं, बट जो है वो यही है। चलो मान के चलो कि आपने यहाँ पर 8 256GB वेरिएंट भी परचेस करते हो। पहली बात तो ज़्यादा ऑफर्स एंड डिस्काउंट ना आपको बेटर Oppo में देखने को मिलेंगे, बट ये तो चलो एक बात हो गई, आपकी किस्मत रही तो आपने ले लिया। बट इसके अलावा भी पॉइंट ये है कि ये फ़ोन पहली बात तो 2,000 रुपये तो वैसे ही सस्ता है, और उसके बाद आपको ना बॉक्स के अंदर चार्जर मिल जाएगा। ये ज़्यादा हैंडी स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको बुके में वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे किसी भी दिन ऑप्शन दिया जाए ना कि इन दोनों फ़ोन में से मुझे एक को चूज़ करना है, तो मैं Oppo Reno 13 को चूज़ करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हो कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म तक के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट मैटर करते हैं, तो फिर ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी चॉइस कहीं ना कहीं Oppo Reno 13 रहेगी यहाँ पर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हम लोग अगेन डिबेट कर सकते हैं आपके ओपिनियन पर, अगर मुझसे अपोजिट है तो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।